नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। 2019 से पहले, एक साल पहले, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को छोड़ने वाले तेलुगु देशम अब दोबारा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ जुड़ सकती है। यह भी हो सकता है कि इसी महीने या अगले महीने तक जुड़ जाए, क्योंकि नवंबर में तेलंगाना विधानसभा के भी इलेक्शन है, ऐसा सुनने में आ रहा है। इस गठबंधन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम में उनके शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत लगातार चल रही है। तेलुगु देशम पार्टी के साथ में आने से भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में लाभ मिल सकता है, तथा साथ ही आंध्र प्रदेश में 2024 में संभावित लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनावों में आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तथा पवन कल्याण की पार्टी के गठबंधन से आंध्र प्रदेश में भी इस गठबंधन को लाभ मिल सकता है। हालांकि यह सच है कि तेलुगु देशम पार्टी ने नीतीश कुमार की तरह भारतीय जनता पार्टी का साथ कई बार छोड़ चुके हैं। और यह भी आपको बता दें कि तेलुगु देशम पार्टी बगैर ने जब भी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं किया है, उनकी सरकार आंध्र प्रदेश में कभी नहीं बनी। यह 1983 से चल रहा है लगातार। लेकिन होता क्या है कि जब तेलुगु देशम पार्टी एक बार विधानसभा जीत के सरकार बना लेती है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके, तब उनको एक गलतफहमी हो जाती है। अगली बार जब इलेक्शन लड़ते हैं तो वह भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देती है और फिर हार जाती है। ऐसा ये लगातार 40 साल से चल रहा है। पहले जब इस पार्टी को एनटी रामा राव जी ने बनाया था, उस समय भी तेलुगु देशम ने भारतीय जनता पार्टी के साथ 1983 में गठबंधन किया था। लेकिन बार बार हर 5 साल में उनको गलतफहमी हो जाती है, अहंकार आ जाता है कि अब हम अपने बल पर सरकार दोबारा जीत के बना सकते हैं, और हर बार हारते हैं। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह और एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आंध्र प्रदेश के दौरे पर गए थे, और उन्होंने वाईएसआर रेड्डी, जगन्नाथ रेड्डी पार्टी के खिलाफ आंध्र प्रदेश में तगड़ा हमला बोला था। इससे ही यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, पवन कल्याण की पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी का अगले चुनावों से पहले गठबंधन हो जाएगा, यानी एनडीए का विस्तार हो जाएगा। और यह भी ध्यान देने की बात है कि बीजेपी पिछले 4 साल से देखें तो जगन्नाथ रेड्डी पर कभी हमला नहीं करती थी, क्योंकि नाजुक एवं अहम मौक़ों पर जगन्नाथ रेड्डी ने राज्यसभा में हमेशा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ऐसा लगता है कि उड़ीसा की तरह ही वहाँ की राजनीति चलेगी। उड़ीसा में नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री पद पे रहते हैं, उनको कोई हरा नहीं पाता, और भारतीय जनता पार्टी सेकंड नंबर पर है।
हालांकि आपस में नहीं लड़ते, लेकिन इनके बीच में एक तालमेल भी देखा जाता है। वो कांग्रेस वहाँ पे बहुत पीछे रह चुकी है। कांग्रेस अब ना आंध्र प्रदेश में बची है, तेलंगाना में कुछ बची थी, लेकिन अब मेन ओपोजिशन सबकी समझ में आ रहा है, यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। लेकिन तेलंगाना जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी अकेले मुश्किल ही जीत पा रही है। और यह भी देखने की बात है कि 2019 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव हारने के बाद तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू जी भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे 4 साल से दरवाजा खटखटा रहे थे। विपक्ष की पार्टियों कांग्रेस के साथ उन्होंने उठना बैठना बंद कर दिया था। वह अब अच्छी तरह जान चुके थे और अपने बेटी को राजनीति में सेटल करने के लिए वह समझ चुके थे कि जैसे एनटी रामाराव जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके जीत के सरकार बनाई, एवं उन्होंने खुद ऐसा ही करके 2-3 बार सरकार बना चुके हैं, फिर छोड़ चुके हैं। लेकिन अब वह अच्छी तरह समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे बढ़ रही है उसके बगैर जीत तो सकते नहीं हैं। वो अपने पुत्र को भी और अपनी पार्टी को अब आंध्र प्रदेश में सेटल करना बहुत मुश्किल है। साथ में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जातीय राजनीतिक सामाजिक समीकरण भी ऐसे है, गणित ऐसा है कि इन तीनों को साथ में आना इनकी मजबूरी भी है। क्योंकि यदि पिछले चुनावों में देखा जाए तो वाईएसआर कांग्रेस के जगन्नाथ रेड्डी जी ने आंध्र प्रदेश में 49.5% वोट प्राप्त किए थे अकेले लड़कर, और तेलंगाना में केसीआर की पार्टी ने भी करीब 45% वोट हासिल किए थे, और साथ में उनको ओवैसी की वजह से मुस्लिम्स का साथ बहुत मिला था। तो कांग्रेस दूसरे नंबर पे वोटों के हिसाब से दूसरे नंबर पर पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे थी, हालांकि उनको लोकसभा में 4 सीटें मिली थी। तेलुगु देशम को भी अच्छे वोट मिले थे, तकरीबन 12-13% वोट मिले थे उनको, लेकिन उनके खुद के एमएलए खुद केसीआर की पार्टी में शामिल हो गए थे, वह नाम की ही बची है। तो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ राजनीति करते हुए वहाँ केसीआर के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चला पाई, ना उनके खिलाफ कुछ बोल पाई। तो आज वह वहाँ पे मृतप्राय हो चुकी है। अब तेलंगाना में एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी वहाँ पे केसीआर का अच्छा होल्ड है। मुस्लिम वोट्स एक हैदराबाद को छोड़ के सब जगह उनको मिलने हैं। तो इसलिए राजनीतिक समीकरण, गणितीय समीकरण, सामाजिक समीकरण, अल्पसंख्यक का समीकरण ऐसा है कि इनको भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम और पवन कल्याण की पार्टी से उनको समर्थन लेना पड़ेगा, उनके साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। हालांकि इसके पीछे दबाव पवन कल्याण का ज़्यादा है कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के साथ आंध्र प्रदेश में गठबंधन किया जाए, और बीजेपी के भी कुछ वर्ग का ऐसा ही सोचना है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर के जो केंद्रीय स्तर के नेता है वह तेलंगाना में तो चाहते थे, लेकिन वही सामाजिक राजनीतिक
मजबूरी की वजह से, जातियों के गणित की वजह से यह सब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। एक वरिष्ठ नेता ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में टीडीपी, जनसेना और भाजपा मिलकर ही कामयाबी हासिल कर सकते हैं, उन्होंने यही कहा है और यही गणित उन्हें एकजुट कर रहा है। आंध्र प्रदेश में विरोधी लहर के बावजूद तेलंगाना में 2014 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी को सिर्फ 14.7% वोट मिले थे। यह आंकड़े कह रहे हैं 2014 के इलेक्शन के। लेकिन वह 15 सीटें जीतने में कामयाब रही थी विधानसभा में तेलुगु देशम पार्टी तेलंगाना में, जबकि तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा देने वाली कांग्रेस 25.2% वोटों के साथ सिर्फ 21 सीट जीत पाई थी। 2014 में राज्य का दर्जा कांग्रेस ने ही दिलाया था, वो अब वह बिल्कुल मृतप्राय की तरफ हो चुकी है। वो भारतीय जनता पार्टी ने 7% वोट के साथ 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों। 2014 के लोकसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी को 12.3% और भारतीय जनता पार्टी को 10.5% वोटों के साथ एक सीट मिली थी। तेलंगाना में वो गठबंधन टूटने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़कर तकरीबन 20% हो गया और 4 सीटें भी मिल गई। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सीट सिर्फ 1 मिल पाई और तेलुगु देशम पार्टी भी 4% वोट पर ही हासिल कर पाई। उस समय तेलंगाना में केसीआर ने बिल्कुल स्वीप किया था। अब ऐसा आंकड़ों की वोटों के गणित के हिसाब से तेलंगाना में यदि इकट्ठे हो जाते हैं तो उम्मीद यही की जा रही है कि विधानसभा चुनाव में केसीआर की पार्टी हार जाएगी और भाजपा के नेतृत्व में उधर सरकार बनेगी। वहाँ पे आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के पास 49.5% वोट्स थे और तेलुगु देशम पार्टी के पास तकरीबन 41% वोट। उसमें पवन कल्याण की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वोट भी मिला करके 47% वोट है। लेकिन ऐसा सभी का यही सोचना है कि यदि हम तीनों मिल जाते हैं, मिल करके जगन्नाथ रेड्डी को हरा सकते हैं, क्योंकि अब उसके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कैसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में का विस्तार होता है और नवंबर में संभावित विधानसभा चुनाव है और साथ में अंदर ही अंदर यह भी बात चल रही है कि जगन्नाथ रेड्डी भी केसीआर ने 2018 में 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव करा दिए थे, जगन्नाथ रेड्डी भी 5-6 महीने पहले चुनाव करा सकते हैं। वहाँ की राजनीति बहुत दिलचस्प हो रही है। आप बड़े ध्यान से वहाँ की राजनीति
वो देखिए। यह न्यूज़ तो थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के विस्तार की। उधर 12 जून से अब 23 जून पे पटना में गैर भाजपा विपक्ष की पार्टियों का जमघट लग रहा है। वहाँ पे उनकी क्या एकता होती है। हालांकि वहाँ पे तो सब पहले अपनी अपनी हैसियत दिखाएंगे। इंटरेस्टिंग होगा, आप देखते रहिए। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कुछ कमेंट्स भी दीजिए। आपके कमेंट देने से, सब्सक्राइब करने से हमारी भी हिम्मत बढ़ती है और हम और वीडियो बनाने में प्रसन्नता होगी हमें। नमस्कार।